कहानी शुरू होती है बिली के इंट्रोडक्शन से, जहाँ बिली अपना नाम विलियम डी जूनियर बताता है। उसे एडवेंचर्स पसंद है और वो अपने आप को अंडर सी मिटन बुलाता है। बिली और उसकी बहन शीना कैरिबियन सी में अपने अंकल जॉर्ज द्वीप के बोट में वेकेशन मनाने आए थे। उनकी बोट लंबी वाइट कलर की है, जिसका नाम उन्होंने कैसेंड्रा रखा है। अंकल जॉर्ज को यूजुअली सब लोग डॉक्टर डी करके बुलाते हैं, क्योंकि वो एक मैरीन बायोलॉजिस्ट हैं, इवन बिली के डैड। उस दिन अंकल जॉर्ज ने या मिस्टर डी ने बिली को फिशिंग स्पेयर चलाना सिखाया, जिसके बाद वो लोग डिनर करने के लिए गए। डिनर के बाद डॉक्टर डी ने बताया कि वो और उनके क्रू ने समंदर के बीच में एक डूबी हुई शिप को लोकेट किया है। मैंने हैरानी से पूछा, क्या वो एक पायरेट शिप है, एक असली पायरेट शिप? हो सकता है, डॉक्टर डी ने बोला। अगर वो सोनार इमेज करेक्ट है तो हम शिप से ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसे बोलते ही उनकी आंखें चमक उठी। उस शिप का नाम स्कारलेट स्कल है। परफेक्ट नेम फॉर पायरेट शिप, है ना? हम उनकी बातों को गौर से सुनते रहे। कहानियों की माने तो यह शिप ईयर 1780s में अपने 7 करोड़ का सोना लेके डूबी थी। मैंने एक्साइटमेंट में पूछा, क्या हम ट्रेजर हंट के लिए जा रहे हैं जिसके बाद हम करोड़पति बन जाएंगे? नहीं, सोना मिला तो वो सरकार की होगी। मैं एक साइंटिस्ट हूँ, ना कि कोई ट्रेजर हंटर। ये सब तो ठीक है, पर शिप डूबी कैसे? यहाँ आके कहानी थोड़ी अजीब हो जाती है, और यही राज है जिसकी वजह से मैं इस केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ। रिपोर्ट्स की माने तो उस दिन 2 शिप्स थे। दे वर सेलिंग इन द व्यू ऑफ ईच अदर। वो एक साधारण सा दिन था, पूरा वेदर मौसम एकदम क्लियर था कि अचानक समंदर के बीच में स्कारलेट स्कल को बादलों ने घेर लिया, काले बादल, और वो शिप गायब हो गया, वैनिश्ड। मैंने चौंकते हुए पूछा, बस गायब हो गया? डॉक्टर डी ने सर हिलाते बोला, जस्ट गायब हो गया। जैसे ही शिप को काले बादलों ने घेर लिया तो दूसरा शिप वही रुका रहा, और उन्होंने देखा कि धीरे धीरे काले बादल गायब होते गए और शिप भी उनके साथ गायब हो गया। हम दोनों उन्हें घूरते रहे, किसी के मुंह से एक छू तक नहीं निकली। उन्होंने एक रिपोर्ट निकालते हुए कहा, द स्कारलेट स्कल एक बहुत ही क्रूर कैप्टन का शिप था, जिसका नाम लेग बेन वन लेग था। जिसका नाम लॉन्ग बेन वन। द स्कारलेट स्कल एक बहुत ही क्रूर कैप्टन का शिप था, जिसका नाम लॉन्ग बेन वन लेग था। मैंने उनसे पूछा, कितना बुरा? पेपर्स को घूरते हुए डॉक्टर डी ने कहानियों के साथ बोला। पेपर्स को घूरते हुए डॉक्टर डी बोले, कहानियों की माने तो शिप में एक बड़ा सा टब था। यहाँ कैप्टन बेन भूखे चूहों को रखा करते थे, ताकि अगर कोई गलती करता या फिर वो बोर हो जाते तब वो उन चूहों के बीच में किसी को फेंक देते और उन्हें खाते हुए देखते। पेपर्स को घूरते हुए डॉक्टर डी ने बोला, कहानियों की माने तो बड़ा सा टब था। पेपर्स को घूरते हुए डॉक्टर डी बोले, कहानियों की माने तो शिप में एक बड़ा सा टब था, जहाँ कैप्टन बेन भूखे चूहों को रखते थे। जब भी कोई गलती करता या वो बोर हो जाते तब वो किसी को टब में फेंक देते और भूखे चूहों को उसे खाते हुए देखते, मज़े लेते। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, पर जब मैंने इस बात को सोचा तो मेरा शरीर काँप गया। शीप डूब गया, पायरेट्स डूब गए और सोना भी डूब गया, और चूहे भी। डॉक्टर डी ने कहा। डॉक्टर डी खड़े हुए और बोले कि हर किसी मिस्टीरियस जगह के साथ ही या एक कर्स या फिर लोकल बातें आती हैं, और लोकल्स की माने तो इस शिप के साथ आज भी उसके पायरेट्स वही जिंदा हैं। वो पायरेट्स आज भी उस शिप के ट्रेजर की रखवाली करते हैं। शीना ने हंसते हुए पूछा, डॉक्टर डी, क्या आप भूतों पर विश्वास करते हैं? डॉक्टर डी ने हमारी तरफ देखते हुए बोला, शीना, भूत तो नहीं पर ज़ॉम्बीज़ हैं, और मैं एक साइंटिस्ट हूँ। मुझे भूत या ज़ॉम्बीज़ पर विश्वास नहीं है। मैं तो बस एक्साइटेड हूँ कि क्या होगी उस शिप की डूबने की सच्चाई। दूसरे दिन डॉक्टर डी हमें सबमरीन के पास ले जाते हैं। वो एक येलो कलर की छोटी सी सबमरीन थी, जिसका नाम डॉक्टर डी ने डीप डाइवर रखा था। सबमरीन की खास बात यह थी कि उसे कोई भी चला सकता था, और सबमरीन को डॉक्टर डी ने खुद बनाया था। हम एक एक करके सबमरीन के अंदर बैठ गए, और सबमरीन पानी के अंदर चली गई। 2-3 घंटे बीत गए। सबमरीन पानी के एकदम गहराई में थी। पानी जितना ही गहरा होता गया, तब मेरा दर्द भी उतना बढ़ता गया।
मैं ज़ॉम्बीज़ या घोस्ट से नहीं डर रहा था, बल्कि समंदर की असली खतरों से डर रहा था। मैन एथिंग शार्क, स्क्विड्स और पूरा ये ओशन। मैंने किसी तरह से अपने आप को संभाला और पूछा, डॉक्टर डी, क्या आपको सच में लगता है कि वहाँ कोई शिप है? डॉक्टर डी ने नेविगेशन स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोला, लेट्स फाइंड आउट बिली। कुछ देर और बीत गए। वी वर सिंकिंग स्लोली डाउन एंड डाउन। हर तरफ बस अंधेरा था, कुछ दिख रहा था तो बस सबमरीन के लाइट से। शीना ने पूछा, क्या डाइविंग इक्विपमेंट्स सबमरीन के अंदर हैं? क्योंकि हम अगर डाइविंग इक्विपमेंट्स हो तो हम शिप के अंदर भी जा सकते थे। नो इक्विपमेंट्स, इफ द प्रेशर होल्ड्स, हम बस शिप के पास जाएंगे और वापस आ जाएंगे। फाइनली डॉक्टर डी ने थ्रस्टर को बंद किया। सबमरीन धीरे धीरे रुकने लगी। हम शिप से बस कुछ ही मीटर्स दूर है, डॉक्टर डी बोले, और सीधा चलने से हम से तक पहुंच जाएंगे। डॉक्टर डी ने सबमरीन को धीरे धीरे स्टार्ट किया और सीधा ले चले। कुछ ही कदम दूर हमें कुछ ब्लैक कॉलर जैसा दिखाई दिया, या फिर कोई काले बादल, कोई अंडर वाटर घोस्ट, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर डी ने एक्सीलरेटर को धीरे धीरे दबाते हुए बोला, आज तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। इतने सालों तक मैंने रिसर्च की, पर आज पहली बार मुझे ऐसा कुछ दिखा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एडवेंचर होगी बिली। अचानक सबमरीन स्लो डाउन होने लगी, साइड बाय साइड हिलने लगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डॉक्टर डी बोले, क्योंकि सबमरीन बंद पड़ गई थी। तभी शीना ने बोला, सबमरीन खुद ब खुद आगे जा रही है या फिर ब्लैक कोरल जो भी है वो हमारी तरफ आ रहा है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर पूरे के पूरे सबमरीन को काले बादलों ने घेर लिया था। हम अपने आप तक को देख नहीं पा रहे थे, इतना अंधेरा था कि अचानक सबमरीन तेज़ी से आगे की तरफ जाने लगी। हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई क्रीचर उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। हमें बस एक दूसरे के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुछ सेकंड्स के अंदर एकदम से वो सबमरीन रुक गई। हमने किसी तरह अपने आप को संभाला और पूछा, डॉक्टर डी, क्या हम ठीक हैं? कोई आंसर नहीं। मैंने फिर से पूछा, डॉक्टर डी, अंकल जॉर्ज, क्या हम ठीक है? शीना चिल्ला उठी कि सब क्या हो रहा है। हमने सबमरीन के हर एक बटन को दबाना शुरू कर दिया। किसी तरह से इमरजेंसी लाइट ऑन हो गई और हमने जो देखा, हम एकदम से हक्के बक्के रह गए। डॉक्टर डी, ही वाज गॉन। हम कुछ देर के लिए शांत हो गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं चिल्ला उठा कि ये कैसा हो सकता है। शीना ने धीरे से आवाज़ किया और पूछा, डॉक्टर डी, क्या वो चले गए? क्या हैच खुला है? देखो ना बिली। मैं आगे की तरफ बढ़ा और हैच की तरफ देखते हुए बोला, नहीं, हैच बंद है। फिर ये कैसे हो सकता है? हम कुछ देर के लिए सोचने लगे। शीना ने पूछा कि तुम्हें क्या लगता है बिली, क्या हो सकता है? मैंने बोला, शीना, याद है कैप्टन बैन और उनकी शिप जो ऐसे ही काले बादलों के बीच फंस के गायब हो गई थी? शीना ने मेरे हाथ को जोर से पकड़ते हुए बोला, बकवास करना बंद करो बिली, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम डॉक्टर डी को ढूंढ लेंगे। और वो चिल्लाने लगे, डॉक्टर डी, क्या आप हमें सुन सकते हैं? मैंने उसे ठक्का देते हुए कहा, चिल्लाना बंद करो। और शीना रो पड़ी और पूछने लगी, क्या हम कैसेंड्रा पर जा पाएंगे? क्या हम डॉक्टर डी को ढूंढ पाएंगे या फिर हम भी उनकी तरह गायब हो जाएंगे? उसकी हर एक बात मुझे तीर की तरह चुभ रही थी। मैं जाके डॉक्टर डी के चेयर पर बैठ गया और सबमरीन को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। और सबमरीन स्टार्ट हो गया और तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। मैंने किसी तरह उसे कंट्रोल करने की कोशिश की कि वो फिर से बंद पड़ गया और वापस नीचे की तरफ आने लगी। और तभी शीना ने बोला, बिली, सामने देखो, द पायरेट शिप, द स्कारलेट स्कल। हमें ये रियलाइज होने में थोड़ा वक्त लगा कि सबमरीन सीधा जाके उसी शिप से टकराने वाली थी कि बैम, सबमरीन सीधा शिप के अंदर थी। सबमरीन इतनी जोर से टकराई थी कि हम तुरंत बेहोश हो गए और बहुत ही तेज़ आवाज़ों के साथ उठे। बैम, फिर से बैम। हमें ऐसा लग रहा था कि हर तरफ से लोग सबमरीन को पीट रहे हैं। हमने किसी तरह से सबमरीन से बाहर देखने की कोशिश की और हमने जो देखा, हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अ क्रू ऑफ पायरेट स्केलेटन्स जो सबमरीन के अंदर आने की कोशिश करी थी। शीना एकदम से बैठ गई और अपने सर को थकने की कोशिश करने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी कि वो जिंदा है, सबमरीन के अंदर आने की कोशिश कर रही है, कुछ करो बिली। मैं इतना डर गया था कि कुछ सोच नहीं पा रहा था, बस उन जिंदा नरकों वालों की तरफ देख रहा था।
उनकी आवाज़ें धीरे धीरे मेरे दिमाग की शक्ति ख़त्म कर रही थी। मैं कुछ सोच या समझ नहीं पा रहा था। शीना जोर जोर से बोल रही थी, हमने उन्हें जिंदा कर दिया, अब वो सबमरीन के अंदर आ जाएंगे, जहाज टूटने वाले, कुछ करो बिली। मैंने कोई आंसर नहीं दिया। शीना ने माहौल को समझते हुए सबमरीन का कंट्रोल अपने हाथों में लिया और तेजी से उसका केबिन तोड़ते हुए ऊपर की तरफ ले गई। कुछ ही वक्त में हम समुद्र के ऊपर थे और तैरते तैरते हम एक पास के आइलैंड में पहुंच गए। हमने समंदर के किनारे थोड़ी देर तक रेस्ट किया और आईने में खाने पीने की तलाश में चले गए। हमें सैंड में इंसानों के पैरों के निशान दिखे। हमने सोचा कि शायद वो डॉक्टर डी के पैरों के निशान है और हम उनके पीछे भी चलने लगे। हमें रास्ते में कुछ नरकंकालें दिखी, पर वो स्केलेटन्स की नहीं थी। फिर हम आगे की तरफ बढ़ने लगे। इतने सारे फुटप्रिंट्स, इट मस्ट बी देम, द स्केलेटन्स। हमने जगह दिया विली, अभी हमें कहीं छुपने के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी। शीना ने मेरे हाथ को पकड़ते हुए कहा। वहाँ से भागने वाले थे कि अचानक हम एक ट्रैप में फंस गए और उस वक्त पहली बार हमने उन पायरेट्स के कैप्टन बेन को देखा और हमें उन्हीं से पता चला कि डॉक्टर डी भी जिंदा है। हमें हर तरफ से पायरेट्स ने घेर लिया था। पायरेट के कैप्टन बेन ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, कहाँ है मेरा सामान? कैसा सामान? हमें तुम्हारा कोई सामान नहीं मिला, या फिर हमें तुम्हारे किसी सामान से फ़र्क भी नहीं पड़ता। हमें बस यहाँ से जाने दो। क्या तुम अपने अंकल को जिंदा नहीं देखना चाहते? शीना बोल उठी, ऐसा सोचना भी मत। क्या तुम अपने ट्रेजर की बात कर रहे हो? हमने उसे अभी तक देखा भी नहीं। अब ये सब बंद करो और हमें इसे जाने दो। सावधान लड़की, 200 साल से पानी के अंदर रह के मेरा दिमाग को अच्छा नहीं है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, पर किसी तरह से हम वहाँ से भागने में कामयाब रहे। मैं और शीना वहाँ से भागते रास्ते में हमें 2 फोटोग्राफर्स मिले, रोजर और गोल्डी। हमने उन्हें सब कुछ बता दिया। हमारे बीच एक डील हुई कि हम उन्हें पायरेट शिप के पास ले जाएंगे और वो हमें डॉक्टर डी को ढूंढने में हेल्प करेंगे और साथ ही में कैसेंड्रा तक पहुंचने में भी। फोटोग्राफर्स ने हमें अपनी बोट पर बैठाया और हम उन्हें अपने सबमरीन के पास ले गए। गोल्डी और रोजर ने अपने कैमरा बैग्स बोट पर ही रख दिए और अपने डाइविंग इक्विपमेंट्स पहन के स्कारलेट स्कल के ट्रेजर को ढूंढने के लिए चले गए। जब हमने उनके कैमरा बैग्स को चेक किया, हमें पता चला कि उन्हें कैमरा बैग्स में कैमरास की जगह राइफल्स थी और बोट पर बाकी बैग्स में भी बस राइफल्स ही थी। हम कुछ कर पाते इससे पहले वो लोग ट्रेजर लेके वापस आ गए थे। जब उन्हें पता चला कि हमें उनकी सच्चाई पता चल चुकी है, उन लोगों ने हंसते हुए हमें समंदर में फेंक दिया और बोलने लगे कि वो लोग भी पायरेट्स ही थे। वो लोग कैप्टन बेन के ट्रेजर को ढूंढने के लिए आए थे, पर वो लोग उन काले बादलों के बीच फंस गए थे। उन लोगों ने एक एक करके ट्रेजर बॉक्सेस को खोलना शुरू कर दिया। तब हमें दिखा द स्कारलेट ज्वेल। जैसे ही उन लोगों ने ज्वेल को अपने हाथों में लिया, दोनों के दोनों राख में बदल गए। मैं और शीना तैर कर उनके बोट पर चढ़ गए और सारे ट्रेजर को समेटना शुरू कर दिया। क्या चला, डैम! ऐसा लगा कि बोट किसी पत्थर से टकरा गई। कैसेंड्रा, बिली, कैसेंड्रा, शीना बोल थी। हमने जल्दी से जल्दी सारे ट्रेजर संभाल के कैसेंड्रा में रख दिया। सबसे बड़ी बात यह थी कि कैसेंड्रा इधर पहुंची कैसे। शायद कैसेंड्रा बादलों के बीच फंस के यहाँ पर आज आ गई होगी। हम ऐसा सोच ही रहे थे कि तभी समंदर के अंदर से एक पहाड़ की तरह निकल के आया द स्कारलेट स्कल। गिव मी बैक व्हाट्स माइन, कैप्टन बेन ने डॉक्टर डी को सामने करते हुए कहा। डॉक्टर डी, क्या आप ठीक है? सवाल मत पूछो लड़के, जो मेरा है उसे वापस करो। ओके, आप अपना ट्रेजर ले लीजिए और हमें कैप्टन बेन वापस कर दीजिए। टेक द ट्रेजर। हमें नहीं चाहिए ट्रेजर, मुझे ट्रेजर नहीं चाहिए, मुझे मेरा पैर वापस करो, उन्होंने मेरे स्टिक की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये स्टिक मुझे बीच पे मिली थी और मुझे भी पता नहीं था कि ये कैप्टन बेन का पैर है। मैं उनकी तरफ ये स्टिक फेंकने वाला था कि शीना ने मुझे रोक लिया। कैप्टन बेन, अगर हम आपको आपका लेग वापस कर दें तो क्या हम डॉक्टर डी और हमें जाने देंगे? हंसते हुए कैप्टन बेन ने बोला। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें और तुम्हारे अंकल को ऐसे जाने दूंगा? वो चिल्ला उठे। मैंने बिना सोचे उनके और फिशिंग स्पेयर्स चला दिया। वो सीधा जाके कैप्टन बेन की छाती के आर पार हो गए और फिर से चिल्ला उठे। ऐसा कुछ ही सेकंड्स के अंदर पूरी का पूरी शिप सैंड कैसल की तरह पानी में ढह गई। हमें लगा कि डॉक्टर डी भी उसी शिप में फंस के पानी के अंदर चले गए होंगे, पर नहीं, वो किसी तरह शिप से निकल के आ गए थे और तैर के कैसेंड्रा पे पहुंच गए। उन्होंने हमें गले से लगाया और उन्होंने कैसेंड्रा का कमांड अपने हाथ में ले लिया। उन्हीं से हमें पता चला कि कैप्टन बेन मरे नहीं है, क्योंकि वो पहले से डेड थे और ये नर्क है, यहाँ पर
कोई मुर्दा इंसान फिर नहीं मरता। यहाँ पर ना ही कोई जीवित जानवर है, ना ही यहाँ पर रात या सुबह होती है। यहाँ पर आने या जाने का रास्ता उन काले बादलों के बीच से होके जाता है। कुछ ही देर में हमें वापस काले बादलों ने घेर लिया था और हम फिर से इंसानों की दुनिया में पहुँच चुके थे। हमने शांति की सांस ली और डॉक्टर डी कैप्टन बेन के शरीर की जांच करने लगे। मैं चिल्ला उठा, डॉक्टर डी, स्कारलेट जोल को अपने हाथों में मत लीजिए। और बहुत देर हो चुकी थी। स्कारलेट जोल डॉक्टर डी के हाथ में था और उन्हें कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर डी ने बोला कि कैप्टन बेन के जादू उन्हीं की दुनिया में चलता है, पर यहाँ पर नहीं। ऐसा बोलते ही हम फिर से समुद्र की तरफ देखने लगे और डी ये कैसी आवाज़ थी?